नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कर्क संक्रांति की। कर्क संक्रांति में किस तरह से पूजन होनी चाहिए, कर्क संक्रांति की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से पूजन करने से आपको होगा लाभ, और इसके साथ ही इस पर पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको आज के पंचांग राहु काल के बारे में भी जानकारी देंगे और इसके साथ होंगे आपके सवाल, जिसके लिए आपको हमें कॉल करना है 0771-400-8777 पर। लेकिन इसके साथ ही एक निवेदन, एक अनुरोध आप सभी से कि कॉल करते वक्त आप अपने टीवी की आवाज कम रखें। तो चलिए पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए आज बात करते हैं पंचांग के आज शुभ संवत 2079 सक 1944 सूर्य उत्तरायण का। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन शनिवार। आज तृतीया 1:28 तक, धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर को 3:11 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:51 से 10:30 तक होगा। तो ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सूर्य की संक्रांति की। कहते हैं कि सूर्य की संक्रांति जब कर्क राशि से हो तो दक्षिणायन सूर्य हो जाता है, मतलब सूर्य दक्षिण की ओर मूव करना शुरू हो जाता है और इस बीच में शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो रचना जी, आज हम चर्चा करेंगे कि जो सूर्य की संक्रांति है ना, ये एग्जैक्टली है कब। तो सूर्य की संक्रांति तो आज ही है और साथ में आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य की संक्रांति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इन सूर्य की संक्रांति के समय, मतलब सूर्य जब कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु इन 6 राशियों में जाएगा तो इन 6 राशियों में सूर्य के जाने पर कौन कौन सी चीजें निषिद्ध हो जाती हैं, किन किन चीजों की मनाही हो जाती है और क्या खासियत होती है, इस पर चर्चा करेंगे जी। लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगी कि देश भर में धूमधाम के साथ मकर संक्रांति का उत्सव जो है वो बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हम सभी उसे मनाते हैं, देश भर में बहुत उत्सव रहता है, बहुत ही उत्साह का माहौल रहता है। लेकिन जब दूसरी राशियों में सूर्य का प्रवेश होता है तो इन संक्रांतियों को उतने उत्सव के साथ नहीं मनाया जाता है। ये क्यों, इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे पंडित जी। लेकिन पहले आप आज के दिन की महत्ता को जरूर लोगों को बताइए और आज किस तरह से पूजन करना चाहिए, क्या क्या पूजा होनी चाहिए आज के दिन और क्या विशेषताएं हैं। देखिए क्या होता है, जैसे सूर्य जब मकर राशि से कर्क राशि की तरफ बढ़ता है तो इसे सूर्य का उत्तरायण बोलते हैं, यानी सूर्य उत्तर की ओर चल रहे हैं, उत्तर ध्रुव की ओर चल रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि जो पृथ्वी है सूर्य का एक चक्कर 1 वर्ष में लगाती है और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि 6 महीने सूर्य का उत्तरायण और 6 महीने सूर्य का दक्षिणायन होता है। जब सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, इसे हम दक्षिणायन करते हैं। तो कर्क राशि से सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु इन राशियों में जब कर्क का सूर्य का प्रवेश होता है तो प्रत्येक महीने में एक संक्रांति पड़ती है और ये संक्रांतियां, हर संक्रांति महत्वपूर्ण होती है, परंतु मकर संक्रांति इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कहते हैं कि यहाँ से देवताओं का दिन शुरू होता है। इसका मतलब जब मकर की संक्रांति होती है तो दिन बड़े होने लगते हैं और देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है, हमारे नित्य नैमित्तिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शायद इसीलिए भीष्म ने मृत्यु का वर्ण उस सूर्य के उत्तरायण में करना श्रेयस्कर मांगा, जबकि उनको तकलीफ सूर्य के दक्षिणायन में ही हो गई थी, परंतु उन्हें देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण को चुना था। अब सवाल यह है कि कर्क राशि पर जब सूर्य प्रवेश कर रहे हो, यानी दक्षिणायन शुरू हो रहा हो, तो करना क्या चाहिए। बहुत साफ बात है, किसी भी संक्रांति में नदी का स्नान करना चाहिए, यथाशक्ति दान करना चाहिए, शिव शिवा की पूजा करनी चाहिए, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि सूर्य की संक्रांति दक्षिण में हो, इस स्थिति में यानी कर्क की संक्रांति के पहले ही भगवान का देव शयन हो गया है। कल हमने शून्य शयन पर चर्चा की, तो इस शयन अवस्था में ही भगवान की पूजा की जाती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। और इसमें विशेषकर कर्क संक्रांति में लोग व्रत करते हैं और अधिक से अधिक भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, यथाशक्ति दान करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, जीव दया करते हैं। मगर आज से ही हमारे यहाँ जो चूंकि योग निद्रा में भगवान बैठे हैं, इसलिए मुंडन, उपनयन, विवाह, गृह प्रवेश जैसे काम्य कर्म निषिद्ध हो जाते हैं। तो चलिए, ये तो हुई कर्क संक्रांति। और पंडित जी, अब पहले कॉलर्स का रुख कर लें या फिर पहले उस प्रश्न का रुख करेंगे कि मकर संक्रांति में इतनी धूम होती है तो फिर बाकी की संक्रांति उसी उल्लास के साथ क्यों नहीं मनाया जाता। शो के आखिर में इस पर चर्चा करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी ही चर्चा की जाए क्योंकि कंसर्न है। देखिए, मकर की संक्रांति मतलब
सूर्य का उत्तरायण होना, मतलब सूर्य जो है अब धनु राशि यानी दक्षिण में रख करके उत्तर की ओर मूव करता है, तो इसे हम उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्य उत्तर की ओर मूव करता है तो हम कहते हैं कि देवताओं के दिन की शुरुआत हो रही है। ऐसी स्थिति में मकर की संक्रांति में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि सभी प्रदेशों में, भारत के सभी प्रदेशों में मकर संक्रांति का उत्सव अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कहीं तिल संक्रांति कहते हैं, कहीं मकर संक्रांति कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी होती है एक दिन पहले। तो मतलब ये सूर्य की संक्रांति जब मकर राशि में तो उसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मगर मकर राशि के इतर जो सूर्य की संक्रांतियां होती हैं उसमें इतना उत्सव आपको नहीं दिखाई पड़ता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि सूर्य जो है वह उत्तरायण का हो रहा होता है। जी चलिए, तो जिस तरह से मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया, इसी तरह से आप सभी के मन में भी कुछ ना कुछ सवाल जरूर होते होंगे। तो उन सवालों के जवाब के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप हमारा ये शो लाइव देख सकते हैं और वहां पर कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। कॉलर्स का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नीमच से संतोष जी हैं। संतोष जी अपना सवाल पूछेगा और उसके पहले अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, थोड़ा तेज बोलिएगा। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। 30/4/78 मेरी जन्म तारीख। 23/4 23 अप्रैल 78 13 अप्रैल 1978। 23 30 अप्रैल 30 या 23 30 30। हाँ। चलिए, जन्म समय 12:15 दिन के का 12:15। दिन का जन्म है जी। जन्म स्थान दरियावत, ये कहाँ पड़ता उदयपुर है? डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। जी, दरियावत उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ये कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। उदयपुर। अच्छा, ठीक ठीक। क्षमा करेंगे, हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है कान हमारे वैसे कमजोर हो गए हैं। मेरे कान 80% हियरिंग लॉस है। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, लाइफ में धोखा बहुत मिला पति से, तो आगे भी मेरे को धोखा मिलेगा, तो मैं पति के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, और मैं ऐसा क्या काम करूँ तो मैं अपनी आजीविका कमा सकूँ? पढ़ाई क्या की है आपने? MA BEd है। और आपको सर्दी, कफ, साइनस ऐसी कोई परेशानी होती है? बार बार बीमार पड़ जाती हो आप? डस्ट एलर्जी? नहीं, बॉडी में बहुत गर्मी बहुत है। चलिए देखते हैं। जल्दी बहुत। इन्होंने कहा कि मुझे बार बार धोखा मिलता है, जी। पति के साथ रहना चाहिए कि नहीं? बड़ा विशेष प्रश्न है और इस प्रश्न का कोई तो वजह हो गया। ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न कर्क है, राशि आपकी मकर है, सप्तमे शनि है। रचना जी, हम आपको एक बात बताएं, बहुत मजेदार चीज है। जैसे जिन्हें ज्योतिष शुरू करनी हो उन्हें राशि पर, लग्न पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। कर्क लग्न के जातकों को दाम्पत्य जीवन में व्यवधान आता है, ये हाइपोथेटिकली ट्रुथ है। मतलब अगर आपका जन्म लग्न कर्क है, ये राशि, ये लग्न भगवान राम की भी थी। कर्क लग्न में अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तो ऐसा मान लीजिए कि उसका सप्तमे शनि है, और सप्तमे शनि चाहे कहीं पर बैठे पर कर्क लग्न में दाम्पत्य व्यवधान हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। ये हाइपोथेसिस है। जिसके भी कर्क लग्न हो उसे एकदम याद रखना चाहिए। आपका सप्तमे अपने स्थान से खड़ाष्टक यानी 8वें स्थान में बैठा है, इसलिए हस्बैंड से रिलेशंस नहीं अच्छे होंगे। लग्न में मंगल है, थोड़ा गुस्सा आपको भी है। तीसरे स्थान में राहु, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपके इमोशनली जरूर दिखाई पड़ती है, और तृतीय भाग्य स्थान में है। वैसे उसके बाद भी आप काफी बैलेंस्ड हैं। 11वें स्थान में शुक्र, थोड़ी सी एंग्जाइटी जरूर होती है आपको। 10वें स्थान में सूर्य, आप बहुत भाग्यशाली हैं। 7वें स्थान में चंद्रमा। आपकी लाइफ में एसोसिएशन तो बहुत स्ट्रांग होगा। अब बड़ा प्रश्न है उस पर कि आपको हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये प्रश्न आप कर रही हैं तभी ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, और वो इतने अच्छे नहीं है कि आप सेपरेशन की सोच सकते हैं। बड़ा प्रश्न है, ऐसा क्यों? क्योंकि शनि की महादशा प्रारंभ हो चुकी है 11 नवंबर 2020 से, और ये लगातार 14 नवंबर 2023 तक रहेगी। तो बहुत संभावना है कि आपका मैरिटल
सेपरेशन हो जाए, इस बात की संभावना है। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या आपकी जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी? निश्चित तौर पे हो पाएगी, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है और आत्मनिर्भर होंगी। आगे चल करके एजुकेशन में आपको बहुत अच्छा करियर मिलेगा। सवाल है करना क्या चाहिए? तो एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज पहन लें, 4 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा पहन लें, गुरुवार का व्रत किया करें और बृहस्पति के मंत्र जप कर किया करें, बड़ों का आशीष लिया करें, तो बहुत जल्दी आप न केवल आत्मनिर्भर होंगी, जीवन की भी शुरुआत बेहतर होगी। चलिए, आने वाले समय के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। अगले कॉलर हमारे साथ तो कोंडा गांव से विश्वनाथ जी हैं। विश्वनाथ जी, अपने जन्मतिथि, समय, स्थान और फिर आपका सवाल। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, थोड़ा लाउडली बोलेंगे। जी जी, अपने बच्चे के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। जी, स्पीकर फोन से बात कर रहे हैं? स्पीकर फोन बंद कर दीजिए। हाँ, वैसे नॉर्मल बात करिए, बहुत अच्छे से सुनाई पड़ेगा। जी बताएं। जी, बच्चे का जन्म है 10 अप्रैल 2010 कोंडागांव जिला में। 10 अप्रैल 2010। जी। जन्म समय? जन्म समय है रात 10:30 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान कोंडागांव। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? जी, उनको बच्चों को क्या पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं लगता है और बहुत आलसी टाइप का है। उनके लिए कुछ इसका जीवन में क्या कुछ आगे का रास्ता क्या होगा? ये बेटा है या बेटी है? बेटा है। चलिए, आइए, बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सवाल करना क्या चाहिए? देखिए, इस बच्चे की उम्र इस वक्त लगभग 12 वर्ष है, मतलब ये बच्चा 6th या 7th में होगा। चलिए, अब 12 वर्ष के बच्चे के बारे में जाने कि बच्चा जिसकी पढ़ाई 6 या 7th की है, इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, इसकी राशि कुंभ है, इसके एकादशी शनि 11वें स्थान में है। मतलब माता पिता को इसके आत्मबल या आत्मसम्मान की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसका लग्नेश भाग्य स्थान में, हालांकि नीचस्थ होकर के बैठा, मगर ये बच्चा बेहद भाग्यशाली है। तीसरी बात, इस बच्चे के 4थे स्थान में गुरु चंद्रमा है, यानी बहुत धनी होने वाला है। 5वें स्थान में बटे हुए सूर्य बड़ा गंभीर रहेगा। एक परेशानी है, इसके दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। इसकी लाइफ में फ्लक्चुएशंस बहुत हैं और पढ़ाई में सही में थोड़ा सा ध्यान कम है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो आप इस बच्चे के लिए बढ़िया सा एक 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज इस बच्चे के गले में पेंडेंट के रूप में पहना दें। इस समय गुरु की महादशा में गुरु का अंतर समाप्त हुआ, शनि का अंतर शुरू हो रहा है। अब देखिए कि बच्चा हार्डली 2 वर्ष के भीतर में काफी गंभीर हो जाएगा और पढ़ाई के प्रति सिंसियर हो जाएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि इसका पंडित जी प्रोफेशन क्या चयन करना चाहिए? रचना जी भी यही सोच रही होंगी कि जिन बच्चों के माँ बाप ये सोचते हैं कि उनके बच्चों का पढ़ाई अच्छा नहीं तो उसे क्या करना चाहिए। तो इस बच्चे के 11वें स्थान में शनि पढ़े जो तृतीयेश है, इस बच्चे को आगे चल करके लॉ पढ़ना है, लॉ, और आगे चल करके बहुत बड़ा लॉयर होगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बच्चे के करियर के लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप बस एक काम करें, इस बच्चे को नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना के लिए कह दें कि रोज भगवान शिव को प्रणाम करें, भगवान शिव को जल डालें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें तो कल्याण होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया कि कुछ बच्चों की पढ़ाई जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, हालांकि इनका कैरियर तो अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते हैं लेकिन अन्य गतिविधियों में बहुत ही अच्छे होते हैं। माता पिता को ये आवश्यकता है। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चों की पढ़ाई जिनकी अच्छी नहीं होती है ना। अब ये हम 10th तक की बात कर रहे हैं, जब स्पेसिफिकेशन ना हो जाए, है ना, स्पेसिफाई नहीं हो जाए, तो ऐसे पेरेंट्स को करना क्या चाहिए? ये भी एक प्रश्न है। कार्यक्रम के अंत में हम चर्चा करेंगे कि जिन बच्चों की पढ़ाई अच्छी ना हो और उन बच्चों के पेरेंट्स को करियर की बड़ी परेशानी हो कि बच्चों को क्या करना चाहिए, तो हम कार्यक्रम के अंत में कुछ रास्ता बताएंगे, तो उसे आप ध्यान से सुनिएगा। इस वक्त कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। नैनीताल से हमारे साथ लता जी हैं। लता जी, खूबसूरत शहर नैनीताल से आप सवाल पूछिएगा और साथ ही अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान में बताइएगा। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। सबसे पहले तो बताइए नैनीताल में टेम्परेचर कितना है? सर यहाँ पर पंडित जी बहुत ठंड है, बरसात हो रही है। चलिए, थोड़ी ठंड आप हमारे तक भी भेज दीजिए, हम बहुत गर्मी है। बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरी 23 सितंबर 1972। 23 सितंबर 1972। और समय? समय 1-1:30 बजे दिन दोपहर से। जन्म स्थान? जन्म स्थान यही नैनीताल में हुई जी। आपको बताइए क्या जानना चाहती हैं? ये पंडित जी की मेरा मतलब अभी तक के जो भी स्ट्रगल था जिंदगी में, पर आगे मेरी जिंदगी में क्या होना है? शादी हुई कि नहीं?
हुई थी। शादी हुई कि नहीं? जी हो गई? बस यही मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, बस यही जानना। समझ नहीं पा रहे हैं हम लता जी, थोड़ा सा क्लियरली बोलिएगा। यही कि मेरा मतलब आने वाला समय भविष्य में क्या होना, क्या नहीं, होगा। शादी हुई कि नहीं? हुई थी। हुई थी। जी। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न धनु है और आपकी जो राशि है वो है मीन। लग्न में बृहस्पति, जीवन में संघर्ष, क्योंकि केंद्राधिपति योग बनता है, केंद्राधिपति दोष है। जब कहते हैं बृहस्पति केंद्र का स्वामी होकर के केंद्र में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में उस स्थान पर परेशानी होती। जब बृहस्पति धनु लग्न का हो और धनु लग्न का बृहस्पति हो के लग्न में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में बेहद संघर्ष होता है। इसको बोलते हैं स्ट्रगल ऑफ आइडियोलॉजी, मतलब अच्छाई का संघर्ष होता है ये। और आमतौर पे इसकी परेशानी जातक को झेलनी पड़ती है। दशम स्थान में सूर्य बुध मंगल है, वैसे आप बेहद भाग्यशाली हैं। षष्ठेश अष्टम स्थान में पेट की थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। चौथे स्थान में चंद्रमा, परिवार में थोड़े से कलह की स्थिति। दूसरे स्थान में राहु, थोड़ी सी मेंटल इनसिक्योरिटी। और छठे स्थान में शनि है, जो बताते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की संभावनाएं बन सकती हैं। इतनी सारी विपरीतताओं के बाद में भी इस समय जो ग्रहों की स्थितियां हैं उस पर अगर नजर डालें तो समझ में आता है कि शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। यही एक प्रश्न है जिसके चलते आप परेशान हैं। शनि की दशा में मुझे से लगता है कि आपके इमोशनल प्रॉब्लम काफी ज्यादा है और ये शनि के कारण है। मतलब थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपको है, क्योंकि ये द्वितीय और तृतीय होकर के छठे स्थान में है। अब आपको सवाल है इनसिक्योरिटी से कैसे बाहर आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर में रिश्ते निजी होते हैं और रिश्तों से पैदा होने वाला आत्मबल भी निजी होता है। इसलिए आप किसी रिश्ते से अपने आत्मबल को बिल्कुल भी न तोलें। भगवान ने आपको इंडिविजुअल जन्म दिया है तो निश्चित तौर पर एक इंडिविजुअल के तौर पर आप बहुत अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल सही तरीका है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और आप एक अच्छी सी नौकरी हासिल कर लें। और कुछ ना हो तो आप ट्यूशंस करना शुरू कर दें। आप देखिएंगे कि आपके जीवन में ये इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो सारी परेशानियां दूर होंगी। चलिए, और अब फरीदाबाद का रुख करेंगे। वहां से हमारे साथ उर्मिला जी हैं। उर्मिला जी, अपना सवाल और उसके पहले अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान। उर्मिला जी, सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम। जी, अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बता दीजिएगा। मेरा जन्म मोदीनगर, गाजियाबाद के पास, 2 तारीख, 4वां महीना, सन 1978। 1978 अप्रैल का महीना। तारीख क्या बताई आपने? 2 तारीख। 2 तारीख। हाँ जी। 2 अप्रैल 1978। समय बताइएगा जन्म का। मैडम जन्म समय तो याद नहीं है। चलिए, जन्म स्थान? जन्म स्थान है मोदी गाजियाबाद। गाजियाबाद। अभी कहाँ से बोल रहे हैं? अभी फरीदाबाद से बात कर रहे हैं जी। क्या जानना है? मैडम सर, ये अपने बच्चे के बारे में, मेरे बेटा की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। ये भी सही है। चलिए, आपका प्रश्न है कि मेरे बच्चे की नौकरी लगेगी कि नहीं। आप फरीदाबाद से प्रश्न कर रहे हैं और आपका जो प्रश्न लग्न है सिंह है और पंचमेश बृहस्पति आपके 8वें स्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की नौकरी लगने में हो सकता है 6 से 7 महीना लगे। अप्रैल 2023 के बाद आपके बच्चे की नौकरी बहुत बढ़िया लगेगी और वो उसकी बहुत अच्छी जिंदगी होगी, बहुत अच्छा उसका पार्टनर होगा। और इसकी जिंदगी में थोड़ा सा पढ़ाई में परेशानियां जरूर आई हैं। उस बच्चे से कहें कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराएं, कल्याण होगा। चलिए, और पंडित जी, उस सवाल का जवाब, जो सवाल आप ब्रेक के पहले छोड़े गए थे कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते उनके लिए क्या उपाय करें और कैसे जाने कि वो आगे कैरियर में क्या करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब बच्चा 6 साल का हो वहां से पेरेंट्स को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है और 14 साल के पहले तक वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं कि आखिर मेरा बच्चा क्या बनना चाहिए। एग्जैक्टली उसकी इनबॉर्न कैपेसिटी क्या है, इनबॉर्न क्वालिटी क्या है। तो इसके जानने के लिए हम लोग पहले हस्तरेखा देखा करते थे और उसमें देखते थे कि चक्र है कि नहीं, शंख है कि नहीं, ये सारी चीजें देखा करते थे। पर तब हमें नहीं मालूम था कि शंख चक्र का मतलब क्या होता है। आगे चल करके फॉरेंसिक साइंस ने एक तदबीर ईजाद की जिसे आगे चलकर कहा कि DMIT, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। यह हस्तरेखा से थोड़ी ऊपर बड़ी चीज है। ये फॉरेंसिक टेस्ट है जिसमें हम 10 उंगलियों की का स्कैन करके और हाथों का स्कैन करके और उंगलियों की जो रिजेस हैं यानी जो उंगलियों की धारियां हैं
उनको देख करके हम ये बता सकते हैं कि आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा या कुछ और बनेगा। उसके अंदर में हार्वर्ड गार्नर ने इसको 8 हिस्से में बांटा। मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है, हार्वर्ड गार्नर का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर में 100% कैपेसिटी होती है। बस फर्क ये रहता है कि एक अच्छा म्यूजिशियन होता है, एक अच्छा गार्डनर होता है, एक अच्छा वकील होता है, एक अच्छा साइंटिस्ट होता है, एक अच्छा योगी होता है, एक अच्छा अभिनेता होता है और एक अच्छा हमारी तरह एस्ट्रोजॉक होता है, आपकी जैसे एक एंकर होता है। ये सब को अगर हम देखें तो ये सब अलग अलग क्वालिटी है और ये एक ही व्यक्ति में होता है। जैसे हम रवीन जैन की बात करें, जिनको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था, पर जिनके संगीत से आपने रामायण जैसे एक ऐतिहासिक या एक पौराणिक ग्रंथ को आपने सुना, तो ये एक अल्लर बच्चे की कहानी है। मतलब आप रवीन जैन को देखते हैं तो रवीन जैन एक अल्लर चाइल्ड थे और आप उनको देखते हैं कि उन्होंने सारी दुनिया में राज किया। तो आपको अपने बच्चे की कैपेसिटी, यानी इस बच्चे में कितनी पोटेंशियल है, क्या आपका बच्चा IIT कर सकता है, तो आप अपने बच्चे के DMIT टेस्ट जरूर करा लें। मुझे ऐसा लगता है कि 12 से अधिक देशों में DMIT टेस्ट कंपलसरी है। हिंदुस्तान में भी बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ इस पर्टिकुलर टेस्ट से आप अपने बच्चों का करियर जान सकते हैं, बच्चों की इनबॉर्न कैपेसिटी जान सकते हैं और आप अपने बच्चों के लिए किस तरह, कहां पर ज्यादा थ्रेट लगाना है, ये आप जान सकते हैं। चलिए, तो ये टेस्ट आप जरूर कराइएगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं भी आप सभी से ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ और टैलेंट हो, और उस पर ज्यादा दबाव आप पढ़ाई के लिए ना बनाएं। समझने की कोशिश करें कि बच्चे का जो आकर्षण है वो किस तरफ है, किस फील्ड में वो जाना चाहता है, और उस हिसाब से उसे आगे प्रोत्साहित करें। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें या कोहली की करें बात, है ना, या हमारे सुनील गावस्कर की बात करें, ये सभी पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं थे, पर ये महान खिलाड़ियों के रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं और ये बड़े सेलिब्रिटी हैं। मतलब पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिससे आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं। जी चलिए, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने साझा की है पंडित जी, और इसी जानकारी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर सितारे हमारे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।